हेलो फर्स्ट ईयर। पिछली 2 क्लासों से हम आर्थिक विश्लेषण का चैप्टर कर रहे हैं। पहले जो क्लास है उसमें हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की थी। दूसरी क्लास में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के परिभाषा, व्याख्या, महत्व, सीमाओं सबके बारे में विशेष तौर से व्याख्या की थी। इस क्लास में हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पहला क्या है? इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का जैसे परिवार, व्यक्ति, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, सामान्य कीमत इत्यादि। दूसरा, कीमत सिद्धांत। इसमें पूर्ण रोजगार की मान्यता को पर आधारित साधनों के आवंटन, उत्पादन सिद्धांत, वस्तु कीमत आदि का समस्याओं का अध्ययन, सीमांत विश्लेषण किया जाता है। यह मांग व पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से कार्य करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्ति तथा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने की मान्यता ली जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज व समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जहाँ अवास्तविक मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, ये व्यक्तिक समस्याओं के समाधान की नीति प्रस्तुत करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान की नीति प्रस्तुत करता है। पांचवा, यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः यह विश्लेषण का पुराना तथा सरल है। यह आधुनिक, विशेषकर कीन्स के सिद्धांतों की रीढ़ है। इसका महत्व वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। अगला, व्यष्टिक विश्लेषण समय तत्व की व्याख्या नहीं करता, जबकि समष्टिक विश्लेषण समय तत्व की व्याख्या करता है। अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण व्यक्तिगत मांग व पूर्ति है और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण पर निर्भरता। पहला, कोई फर्म अथवा माल कितना बेचेगी, यह फर्म उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं करता, परंतु इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में कुल क्रय शक्ति कितनी है। दूसरा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण केवल उस वस्तु की मांग व पूर्ति पर निर्भर नहीं करता, अन्य वस्तु की कीमतों पर भी निर्भर करता है। तीसरा, एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग श्रम, कच्चे माल एवं मशीनों के लिए जो कीमत देता है, वह उस फर्म व उद्योग में उस साधनों की मांग व पूर्ति पर निर्भर नहीं करता, परंतु इस बात पर निर्भर करता है इस वस्तु की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग कितनी है। चौथा, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की बाजार में कितनी मात्रा खरीदेगा, यह उस वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय पर निर्भर नहीं करता, वरन अन्य वस्तुओं की कीमतें और उसकी पूर्ति पर मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। दूसरा, समष्टि आर्थिक विश्लेषण की व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों द्वारा निर्मित होती है, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान व्यक्तिगत इकाइयों पारस्परिक संबंधों पर ही संभव है। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देश में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन के बढ़ने से उत्पादन लागत भी बढ़ती है और अंत में सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ने लगता है। कीन्स का कहना है कि उत्पादन की लागत के वृद्धि के 2 कारण हैं। पहले, बढ़ते हुए उत्पादन पर उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना। दूसरा,
अर्थशास्त्र के विकास के साथ साथ मजदूरी, कच्चे माल आदि की कीमतों का वृद्धि होना है। अगला है स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण। आर्थिक समस्याओं के अध्ययन स्थैतिक व प्रायोगिक दोनों दशाओं में कर सकते हैं। पहला स्थैतिक विश्लेषण व स्थैतिक। स्थैतिक स्टैटिक शब्द का मूल विकास ग्रीक भाषा के स्टैटिकाई शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है यथास्थिति। भौतिक शास्त्र में स्थैतिक शब्द का अर्थ होता है विश्राम की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रेस्ट, जबकि अर्थशास्त्र में इसका संबंध मृत या गतिहीन अर्थव्यवस्था से नहीं होता, बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें गति तो होती है, परंतु गति की दर स्थिर रहती है। यह गति निश्चित व नियमित रूप से होती है, इसमें न कोई उतार चढ़ाव, अनिश्चितता होती है। प्रोफेसर हिक्स के शब्दों में कि मैं आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूं जिसमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार आर्थिक स्थैतिक स्थिति वह है जो एक निश्चित समय के पश्चात भी उसी रूप में बनी रहती है, परंतु यह निश्चित समय के उपरांत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे प्रायोगिक स्थिति कहते हैं। प्रोफेसर स्टिग्लर के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था तब होती है जब तीन आधारभूत तत्व तथ्य, फर्स्ट पुरुषी, दूसरा साधनों, तीसरा तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो। प्रोफेसर क्लार्क ने स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए 5 बातें स्थिर मानी हैं: जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियां, व्यक्तिगत कारखानों के स्वरूप और मानवीय आवश्यकताएं। स्थैतिक की विशेषताएं। पहला है समय रहित धारणा होती है, दूसरा साम्य संबंधी विचार, तीसरा स्थैतिक अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं होती, चौथा बचत व विनियोग सही रहित अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बचत अथवा विनियोग शून्य होते हैं, इसलिए कुल बचत व कुल विनियोग के बराबर होती है। इस आधार पर शूमपीटर का कहना है कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था में लाभ और ब्याज दर दोनों शून्य के बराबर होते हैं। स्थैतिक विश्लेषण के रूप या प्रकार, जिसमें पहला है व्यष्टिक स्थैतिक। व्यष्टिपरक संतुलन में केवल एक इकाई का साम्य होता है, इसमें समय तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाता, जैसा कि चित्र में है। एक्स वस्तु की मांग व पूर्ति बताई गई है, ओ एक्स पे एक्स वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर कीमत। ये डी डी मांग रेखा, एस एस पूर्ति रेखा ई बिंदु पर काट रही है, जहां की मात्रा निर्धारित हो रही है ओ क्यू और कीमत निर्धारित है ओ पी। यह व्यष्टिगत स्थैतिक का उदाहरण है। दूसरा है व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। इसमें प्रारंभिक संतुलन की तुलना अंतिम संतुलन की तुलना से करते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ओ एक्स में मात्रा है, ओ वाई पर कीमत है, स्टार्टिंग में संतुलन है, ओ ई बिंदु पर हो रहा है, जहाँ पर मात्रा निर्धारित है ओ क्यू, कीमत निर्धारित है ओ पी। मात्रा बढ़कर मांग रेखा बढ़कर डी डी से डी डी वन होने पर ई वन पर संतुलन होता है, जहाँ मात्रा और ओ पी वन यानी दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पहला संतुलन ई है, अंतिम संतुलन ई वन है। जब दोनों की तुलना करते हैं तो उसे व्यष्टिक तुलनात्मक स्थैतिकी कहते हैं। अब तीसरी बात क्या है, सम्मिश्र स्थैतिकी। इस शाखा में किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अवस्था की अंतिम स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर समस्त मांग फलन अथवा समस्त पूर्ति फलन के संतुलन बिंदु पर निश्चित, अर्थात y = c + i, यानी कुल आय c + i यानी उपभोग और विनियोग का योग होती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है।
ओ एक्स पे हम आई ले रहे हैं, ओ वाई पर उपभोग और विनियोग, बीच में 45 डिग्री लाइन है जो कुल पूर्ति को बताती है। सी सी उपभोग रेखा, सी इसमें जब विनियोग जुड़ जाता है तो ये बिंदु पर संतुलन होती है। आई ओ वाई और विनियोग व उपभोग ओ आर, ये समष्टि स्थितिकी का विश्लेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार फोर्थ है समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। इसमें दो विभिन्न संतुलन बिंदुओं की हम अवस्थाओं की तुलना करते हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। ओ एक्स पे आई है, ओ वाई पर उपभोग वह है, 45 डिग्री लाइन है, और स्टार्टिंग में सी सी प्लस आई पहला संतुलन ई है, दूसरा संतुलन ई वन पर है। पहले आई ओ वाई निर्धारित हो गई और डेल्टा वाई बढ़कर फिर ओ वाई वन हो गया। तो यानी दोनों संतुलन की हम जब व्याख्या करते हैं उसे सम्मिश्र तुलनात्मक स्थितिकी कहते हैं। अगला है स्थैतिक विश्लेषण का क्षेत्र व महत्व। जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।